गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ आर्यन गुड मॉर्निंग। यस मैम। यस मैम। अंकित मीणा गुड मॉर्निंग। हाँ ओम प्रकाश मीणा गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों अब अपन आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपने पढ़ा था सांद्रित एशकों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, जिसमें आपने निस्तापन और भर्जन विधि पढ़ी थी। उन दोनों के लाभ पढ़े थे और उसमें अंतर पढ़े थे। मैंने केवल आपको नोट्सों में निस्तापन और भर्जन विधि भेजी है, लाभ और अंतर नहीं भेजे हैं, क्योंकि उन्हीं विधियों में लाभ भी आ गए और अंतर भी आ गए। और कल मैंने क्लास में आपको समझा ही दिया था। तो अगर तुम लिखना चाहो तो अपने मन से लिख लेना, वरना उन्हीं दोनों विधियों में लाभ भी है और अंतर भी है। अब अपना अगला पद है धातु क्रम या धातु निष्कर्षण के 5 पद थे, जिसमें अयस्कों का चूर्णीकरण हो गया, अयस्कों का सांद्रण हो गया, उसकी चारों विधियां हो गई। सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। अब अपन चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं, धातु ऑक्साइडों का धातु में परिवर्तन या धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन या धातु में परिवर्तन भी बोल सकते हो। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन भी 5 पदों में होता है, जिसमें आपका पहला पद है वायु द्वारा अपचयन। किसके द्वारा अपचयन है? वायु द्वारा अपचयन। वायु द्वारा अपचयन में देखो बच्चों, वे धातु ऑक्साइड जो आसानी से धातु में परिवर्तित हो जाती है, उनको प्रावर्तनी भट्टी में लेकर वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वे धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें धातुओं का सल्फाइड लिया जाता है, जो कल आपने भर्जन विधि में भी पढ़ा था। तो धातुओं के सल्फाइडों को प्रावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में भर्जन करते हैं, तो पहले जो सल्फाइड है वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होंगे। फिर जो ही अपन प्रावर्तनी भट्टी का ताप बढ़ाएंगे तो जो धातु ऑक्साइड है वह धातु में अपचयित हो जाता है। तो पहले सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है और फिर प्रावर्तनी भट्टी का ताप बढ़ाने पर धातु ऑक्साइड किसमें अपचयित हो जाते हैं? धातु में। ये है वायु द्वारा अपचयन। जैसे आप पहला एग्जाम्पल कर रहे हो मर्क्यूरिक सल्फेट का, कल भी आपने इसका रासायनिक नाम बताया था सिनेभार HgS। वायु की उपस्थिति में इनको गर्म कर रहे हो तो कल आपको प्राप्त हुआ था 2HgO प्लस 2SO2। पहले धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और फिर प्रावर्तनी भट्टी का ताप बढ़ाने पर धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है। डायरेक्ट सल्फाइड धातु में नहीं होता, पहले उनको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रावर्तनी भट्टी ली जाती है उसका ताप कम होता है। ताप बढ़ाने पर धातु ऑक्साइड है वो किस में अपचयित होगा? धातु में। तो आपके पास धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है 2HgO, तो इनसे क्या बन जाएगा?
2Hg प्लस O2 क्या प्राप्त हो गई? धातु प्राप्त हो गई। Hg धातु प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप ले रहे हो Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, इसका वो ही वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2Cu2O प्लस 2SO2। अब देखो बच्चों, इनसे धातु भी इनसे भी प्राप्त कर सकते हो 4Cu प्लस O2। दूसरा तरीका भी कॉपर धातु प्राप्त करने का है। जो आपके पास ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उस ऑक्साइड की क्रिया वापस सल्फाइड एसको से करवा दोगे तो बताओ सल्फाइड एसको से करवाओगे 2 दूनी 4 और 2 6, कितने कॉपर हो गए? 6 Cu प्लस बाहर क्या हो जाएगा? SO2। तो कौन सी धातु प्राप्त हुई है? कॉपर धातु प्राप्त हुई है। ऐसे न करके इसकी तरह तुम सीधा भी कर सकते हो 4Cu प्लस O2, केवल इसको लेकर भी। दूसरा तरीका मैंने ये भी बता दिया, ऐसे भी कॉपर धातु प्राप्त हुई है और ऐसे भी कॉपर धातु ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार जैसे गेलेना है, गेलेना का आपने कल सूत्र किया था PbS, इसी को भी वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर आपको ऑक्साइड प्राप्त होगा प्लस 2SO2 बाहर हो जाएगी। जो आपके पास ऑक्साइड प्राप्त हुआ है PbO, उनसे लेड धातु प्राप्त करोगे प्लस क्या बाहर हो जाएगी? O2। इसका भी इसी की तरह भी कर सकते हो 2PbO प्लस PbS, कितने Pb है? 3Pb हो गए प्लस क्या हो जाएगा? SO2। ऐसे भी लेड ही प्राप्त हुई है और ऐसे भी लेड प्राप्त हुई है। ये है वायु द्वारा अपचयन। तो वे धातु ऑक्साइड जो आसानी से धातु में परिवर्तित हो जाती है उनको प्रावर्तनी भट्टी में लेकर वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु में अपचयित हो जाती है। ऐसी धातुओं के सल्फाइडों को प्रावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में भर्जन करते हैं तो पहले धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और प्रावर्तनी भट्टी का ताप बढ़ाने पर धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है। इसी से वायु द्वारा अपचयन कहा जाता है या यही प्रक्रम वायु द्वारा अपचयन है। क्लियर सभी बच्चों को वायु द्वारा अपचयन? सभी बच्चों को वायु द्वारा अपचयन क्लियर? चलो फिर मैं आगे चलूं। अब एक बात और सुन लो, यहाँ तक के नोट्स कल आपके पास पहुंच गए थे। यहाँ तक के नोट्स कल आपके पास पहुंच गए थे। पहुंच गए थे ना? फटाफट आंसर दो, पहुंच गए थे ना वायु द्वारा अपचयन तक? हाँ, रवि कुमार कह रहा है हाँ पहुंच गए थे। तो आज बच्चों मैं इसके आगे जो पढ़ाने जा रही हूँ दूसरा पद, वहां से आपके पास नोट्स आएंगे, ठीक है ना? आज इनसे आगे के नोट्स आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों? तो आज आप इसके आगे के नोट्स करोगे। यहाँ तक के नोट्स आपके पास पहुंच गए थे। अब अपना अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पद है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही बड़ा पद है, 2-3 पेज का पद है ये। इसको बड़े ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही सरल है। अगर ध्यान से सुनोगे
तो ऊपर की 4 लाइनों में ही तुम्हारे तीनों पेज समझ में आ जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन। पहले तो आपने वायु द्वारा अपचयन करके धातु प्राप्त की थी, अब कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन करके आप क्या प्राप्त करोगे? धातु प्राप्त करोगे। देखो बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन में क्या होता है? इसमें एक तो धातु ऑक्साइड लिया जाता है प्लस धातु ऑक्साइड के साथ में कार्बन होता है प्लस कार्बन के साथ में गालक होता है। गालक वह होता है जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, गालक उसे कहा जाता है जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातु मल में परिवर्तित कर देता है, उसे ही गालक कहा जाता है। अभी धातु मल क्या होता है ये भी आएगा। तो गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को उच्च ताप पर गलनीय धातु मल में बदल देता है, उसे ही गालक कहा जाता है। धातु ऑक्साइड कार्बन व गालक को वात्या भट्टी में, परावर्तनी भट्टी की तरह ही भट्टी का नाम होता है वात्या भट्टी। परावर्तनी भट्टी भी अयस्कों को गर्म करने की भट्टी थी और वात्या भट्टी भी अयस्कों को गर्म करने की भट्टी होती है। वात्या भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड द्रवित अवस्था में अपचयित हो जाता है। धातु ऑक्साइड कौन सी अवस्था में अपचयित होगा? द्रवित अवस्था में। अतः द्रव धातु में अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित होती है। इस द्रव धातु में क्या उपस्थित होती है? अगलनीय अशुद्धियां, जो गालक से क्रिया करके हल्की गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित हो जाती है। द्रवित धातु में जो अगलनीय अशुद्धियां होती है वह गालक से क्रिया करके गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित हो जाती है। यह हल्की गलनीय अशुद्धियां इस द्रवित धातु के ऊपर तैरने लग जाती है, इसी को धातु मल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? धातु मल, या धातु मल को कीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट। तो बच्चों, अपन जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें तुम्हें यह ध्यान रखना है, जो अशुद्धि प्राप्त हुई है वो गालक से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी? गालक से। गालक से क्रिया करने पर ही आपको क्या प्राप्त होगा? धातु मल प्राप्त होगा। किसके रूप में? हल्की गलनीय अशुद्धियों के रूप में। भाई जो अशुद्धियां हैं वो हल्की गलनीय होगी, तभी तो अपन उनको फर्तक करेंगे, और फर्तक करने के बाद में ही आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु प्राप्त हो जाएगी। तो धातु ऑक्साइड कार्बन तथा गालक को वायु की उपस्थिति में वात्या भट्टी में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड द्रवित अवस्था में अपचयित हो जाता है। द्रव धातु में अगलनीय अशुद्धियां होती है जो गालक से क्रिया करके हल्की गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित हो जाती है। यह
हल्की गलनीय अशुद्धियां द्रवित धातु के ऊपर तैरने लग जाती है, जिसको धातु मल या कीट कहा जाता है। गालक दो प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक। एक तो अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक होता है। ध्यान रखना बच्चों, अगर अम्लीय गालक आता है तो अशुद्धि क्षारीय होती है और क्षारीय गालक आता है तो अशुद्धि अम्लीय होती है। अम्लीय गालक इसमें अगलनीय अम्लीय अशुद्धि होती है, अगलनीय अम्लीय अशुद्धि होती है। जैसे गलत बोल दिया, अगलनीय क्षारीय अशुद्धि होती है, अम्लीय नहीं, कैसी होगी? क्षारीय। तो इसमें अगलनीय क्षारीय अशुद्धि होती है। जैसे द्रवित कोपर में SiO2 की अगलनीय अशुद्धियां होती है, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, द्रवित जो कॉपर होता है उसमें आयरन ऑक्साइड की अगलनीय अशुद्धियां होती है। किसकी अशुद्धि होती है? आयरन ऑक्साइड की। द्रवित कॉपर में आयरन ऑक्साइड की अगलनीय अशुद्धियां होती है। आप सबको पता है अगलनीय अशुद्धि किससे क्रिया करेगी? गालक से, और गालक से क्रिया करके ही क्या बनाएगी? धातुमल। तो जो द्रवित कॉपर में अगलनीय अशुद्धि आयरन ऑक्साइड की होती है, यह अम्लीय गालक, और अम्लीय गालक यहाँ पे है SiO2। SiO2 को क्या कहा गया है? अम्लीय गालक। अम्लीय गालक से क्रिया करके हल्की गलनीय अशुद्धियों के रूप में क्या बनाती है? धातुमल बनाती है। या तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, किसका निर्माण होता है? धातुमल का निर्माण होता है। जैसे FeO है, बताओ ये कौन सी अशुद्धि है? क्षारीय अशुद्धि है। मैंने कहा है अम्लीय गालक है तो अशुद्धि क्षारीय होगी। SiO2 है, वो कैसा गालक है? अम्लीय गालक है, और क्रिया करके धातुमल बना रहा है FeSiO3, जिसका नाम है आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट जो एक क्या होता है? धातुमल या कीट होता है। इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम है सिलिका, मिट्टी। तुम सब जानते हो। तो अम्लीय गालक, इसमें क्षारीय अगलनीय अशुद्धियां होती है, तो अम्लीय गालक का उपयोग किया जाता है। जैसे द्रवित कॉपर में फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, क्योंकि Fe एक आयरन का ही अयस्क है। फेरस ऑक्साइड की अगलनीय अशुद्धियां होती है, जो अम्लीय गालक SiO2 से क्रिया करके धातुमल बनाता है। ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया है। अब तुम क्षारीय गालक अपने आप ही कर लोगे। क्षारीय गालक में कैसी अशुद्धियां होगी? अम्लीय अशुद्धियां होगी। गालक कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो अम्लीय अशुद्धि और क्षारीय गालक आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? धातुमल या कीट बना लेंगे। तो बच्चों, अपन दूसरा गालक का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, क्षारीय गालक। क्षारीय गालक जब अगलनीय अम्लीय अशुद्धि होती है तो क्षारीय गालक का
उपयोग किया जाता है। अम्लीय अशुद्धि होती है, विपरीत चलते हैं। अम्लीय गालक है तो क्षारीय अशुद्धि होगी, और क्षारीय गालक है तो अशुद्धि कैसी होगी? अम्लीय। जब अगलनीय अम्लीय अशुद्धि उपस्थित होती है तो क्षारीय गालक का उपयोग किया जाता है, जैसे हेमाटाइट, हेमेटाइट अयस्क। बार बार तभी कहती हूँ, जो लिखाया था उन अयस्कों को याद रखना है। Fe2O3 हेमेटाइट अयस्क, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 से आयरन धातु प्राप्त की जाती है। इस हेमेटाइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? आयरन धातु प्राप्त की जाती है। इस आयरन धातु में वात्या भट्टी में इस आयरन धातु के साथ में SiO2 की अगलनीय अशुद्धि उपस्थित होती है। इस आयरन में किसकी अशुद्धि उपस्थित होती है? SiO2 की, जो क्षारीय गालक CaO से क्रिया करके धातुमल या कीट बनाता है। कॉपर में तो फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि उपस्थित थी, जो क्षारीय थी। आयरन के जो धातु प्राप्त हुई है हेमेटाइट अयस्क से, उसमें वात्या भट्टी में आयरन के साथ में SiO2 की अगलनीय अशुद्धि उपस्थित होती है, जो क्षारीय गालक CaO से क्रिया करके क्या बनाता है? धातुमल या कीट बनाता है। तो देखो बच्चों, SiO2 है और उसकी क्रिया CaO से करवाओगे तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया? SiO2। बोलो कौन सी अशुद्धि है? क्षारीय अशुद्धि। और ये यहाँ पे क्षारीय गालक CaO हो गया। कैसा गालक है? क्षारीय गालक। और क्रिया करके CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम सिलिकेट, जो एक क्या है? धातुमल है। ये गालक के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को उच्च ताप पर गलनीय धातुमल में परिवर्तित कर देता है, उसे ही गालक कहा जाता है। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। जब अगलनीय क्षारीय अशुद्धि होती है तो अम्लीय गालक का उपयोग किया जाता है, जैसे द्रवित कॉपर में आयरन ऑक्साइड की अगलनीय अशुद्धि उपस्थित होती है, जो अम्लीय गालक SiO2 से क्रिया करके धातुमल बनाता है। जब अम्लीय अगलनीय अशुद्धि उपस्थित होती है तो क्षारीय गालक का उपयोग किया जाता है, जैसे हेमेटाइट अयस्क से आयरन धातु प्राप्त की जाती है तो वात्या भट्टी में इस आयरन धातु के साथ में SiO2 की अगलनीय अशुद्धि उपस्थित होती है, जो क्षारीय गालक CaO से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट यानी धातुमल का निर्माण करती है। यहाँ पे देखो बच्चों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, CaSiO3 है, केवल यहाँ पे FeSiO3 है और वहां पे Fe की जगह Ca है। अम्लीय गालक में तो धातुमल आयरन सिलिकेट प्राप्त हुआ है और क्षारीय गालक में धातुमल कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त हुआ है। अब देखो बच्चों, अपन को तो धातु प्राप्त करनी है। अभी तो मेन बात हुई है कि कैसे क्या करते हैं, तो कैसे क्या होता है। अब देखो, अपन को जैसे इसी अयस्क से अपन को ये धातु प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करते हैं? गालक का उपयोग, क्या बोला? हाँ, वापस लिख फटाफट लिख, वापस बताऊं।
SiO2 को मैंने क्या लिख दिया, क्षारीय गालक? नहीं, देखने में मिस्टेक हो गई है, देखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ पे SiO2 अम्लीय गालक का कार्य कर रहा है। कृतिका ढंग से देख, देख SiO2 अम्लीय गालक है और यहाँ पे तो ये क्षारीय अशुद्धि का कार्य कर रही है। क्षारीय गालक तो देख CaO रहा। ठीक है कृतिका, दिख गया? अम्लीय में तो SiO2 अम्लीय गालक है और क्षारीय गालक में आयरन की अशुद्धि है SiO2। ठीक है, इसलिए लिखा है। हाँ पूजा और आरती शर्मा, दोबारा रिपीट करूंगी। ठीक है, हाँ कृतिका अब क्लियर तेरे? हाँ चलो, अब मैं आपको बताने जा रही थी गालक का उपयोग सामान्यतः हेमेटाइटस्क से आयरन धातु प्राप्त करने में ही किया जाता है। इतनी देर आपने जो गालक पढ़ा था, उस गालक का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? हेमेटाइटस्क से आयरन धातु प्राप्त करने में किया जाता है। या तुम इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन से हेमेटाइटस्क से आयरन धातु प्राप्त की जाती है। अब कैसे प्राप्त की जाती है उस पॉइंट पे आओ आप। देखो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, हेमेटाइटस्क का सूत्र होता है Fe2O3। इससे आपको आयरन धातु प्राप्त करनी है। हेमेटाइटस्क से आयरन धातु प्राप्त करने के लिए बच्चों, हेमेटाइटस्क का सूत्र Fe2O3 व कोक, यहाँ पे कोक केवल कार्बन को कहा गया है, व CaCO3 को वात्या भट्टी में ढाला जाता है। आयरन धातु प्राप्त करने के लिए इन तीनों को किसमें ढाला जाता है? वात्या भट्टी में ढाला जाता है। ठीक है बच्चों, वात्या भट्टी में ढाला जाता है। सबसे पहले वात्या भट्टी में कोक ढाला जाता है और गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। गर्म वायु प्रवाहित करने पर यह कोक उस वायु से क्रिया करके CO2 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? CO2 में। सबसे पहले वात्या भट्टी में कोक ढाला जाता है, फिर गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, अतः कोक गर्म वायु से क्रिया करके CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह CO2 वात्या भट्टी में ऊपर जाती रहती है। CO2 वात्या भट्टी में कहाँ जाती रहती है? ऊपर जाती रहती है और ऊपर जाने पर इस CO2 का कार्बन के द्वारा अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जो ही CO2 वात्या भट्टी में ऊपर जाती रहेगी तो उसका अपचयन किसके द्वारा हो जाएगा? कार्बन के द्वारा। और कार्बन के द्वारा अपचयन होकर वह किसमें परिवर्तित हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये देखो, पहले CO2 बनी, फिर ऊपर चलती रही और किसमें परिवर्तित हो गई? कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो गई। वात्या भट्टी के ऊपर का ताप कम होता है तथा मध्य के नीचे का ताप अधिक होता है। वात्या भट्टी जो होती है उसमें ऊपर का ताप तो कम होता है और मध्य के नीचे का भाग है उसका ताप क्या होता है? अधिक होता है। अतः आपको तो हेमेटाइटस्क से क्या प्राप्त करनी है? आयरन धातु प्राप्त करनी है। तो भट्टी का ताप नीचे से क्या होता है? ज्यादा होता है। अतः
हेमेटाइट अयस्क कौन सी अवस्था में आ जाता है? द्रवित अवस्था में आ जाता है, और द्रवित अवस्था में आने पर आपको स्पंजी आयरन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? स्पंजी आयरन। इस हेमेटाइट अयस्क को वातावथी में कौन या कीप की व्यवस्था के द्वारा पहुंचाया जाता है, जो ताप अधिक होने पर कौन सी अवस्था में आ जाता है? द्रवित अवस्था में। और द्रवित अवस्था में आते ही यह किस में परिवर्तित हो जाता है? स्पंजी आयरन में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि इसका अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा हो जाता है। तो देखो, इसका अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कैसे होगा? Fe2O3 है, और इसका अपचयन किसके द्वारा हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। सबसे पहले 2FeO प्राप्त होगा, प्लस क्या हो जाएगा? CO2। जो आयरन का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन, तो स्पंजी आयरन प्राप्त होगा 2Fe प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा? CO2। अब देखो कितने हैं? 2 और 1 3, और यहाँ पे कितने? अच्छा, यहाँ पे Fe, तो यह Fe हो गया, और ये क्या हो गया? CO2। कौन सा आयरन प्राप्त हुआ है? स्पंजी आयरन प्राप्त हुआ है। अभी धातु प्राप्त नहीं हुई है, अभी तो स्पंजी आयरन ही प्राप्त हुआ है। अब देखो बच्चों, यह जो स्पंजी आयरन प्राप्त हुआ है, इस स्पंजी आयरन को वातावथी के मध्य भाग में पहुंचाया जाता है। इस स्पंजी